फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जिस हम सेशन के साथ आए वो है प्रैक्टिस सेट 3। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को करेंगे और आपको एक बहुत गुड न्यूज़ देनी है कि जो आपकी मदान बुक है यानी यूजीसी की नेट की फर्स्ट पेपर की मदान बुक, उसको हम केवल एक ही वीडियो में पूरा कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है 2 पार्ट बन जाए बट उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तथा बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। चलिए तो आज देख लेते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3 को, और ये एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़ा है आपका प्रैक्टिस सेट 3। तो यहाँ पे केवल आपका आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से अलग तथा बेटर करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और आप हार नहीं सकते क्योंकि आप क्या है, आप इस भारतीय हैं और भारतीय कभी भी हारते नहीं हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। यानी जब हमारे विचार दूसरों के विचारों से मेल ना खाएं तो हमें वहां से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यानी द्वंद्व में नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना करके उत्तेजित यानी किसी भी तरह के हमारे भाव बिगड़ने नहीं चाहिए, और हमें वहाँ से आराम से रहना चाहिए जैसे नॉर्मल स्थिति में रहते हैं। तो वो अपने विद्यार्थियों को क्या सिखा रहा है, तो वह उनके आपके भावात्मक विकास का ध्यान रख रहा है, क्योंकि उत्तेजना किससे जुड़ी है, आपके भावों से जुड़ी है, याद रखिएगा। क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम सब ये क्या है, उत्तेजना के ही पार्ट हैं, क्योंकि ये हमारे भावों से जुड़े हुए हैं। पहले नेक्स्ट देखते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना है। यानी उसमें क्या है, उसमें आंतरिक मोटिवेशन है, ठीक है ना, वो अंदर से ही मोटिव है, याद रखिएगा। वह मुझे महान क्या है, गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए, और उसी की प्राप्ति के लिए मैं कठिन परिश्रम कर कर रहा हूँ। यानी उसे कोई बाहर से कोई बाहरी वातावरण प्रेरित नहीं कर रहा, वह आंतरिक प्रेरित है। ठीक है, इस विद्यार्थी में डॉट डॉट है, तो याद रखिएगा कि इस विद्यार्थी में कैसी है, आंतरिक प्रेरणा है, क्योंकि कहीं पे भी बाहरी वातावरण का किसी भी तरह का कोई भी जिक्र इसमें नहीं आया है। प्रेरणा एक परिकल्पना
पेपर टाइम में होता क्या है कि हमारे पास क्या होता है, कम समय यानी सीमित समय में और प्लस प्रेशर, ठीक है। एक समय की बाउंडेशन प्रेशर देती है, एक उसको एग्जाम को क्रैक करने की बाउंडेशन प्रेशर देती है। अगर ये दो बाउंडेशन हटा दी जाए तो 95 तक स्टूडेंट सफल हो सकता है, ठीक है। मगर ये दो बाउंडेशन में भी आप अच्छा कर सकें, यही आपकी यहाँ पे ही मनोदशा देखी जाती है, या फिर आपकी कहेंगे यहीं पे ही आपकी मानसिकता का क्या होता है, परीक्षण होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है बच्चों की शारीरिक वृद्धि। तो हम सबको पता है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक कब होती है, तो वो होती है पूर्व बचपन में। मगर इसको उलझाने के लिए दे दिया किशोरावस्था की बजाय उत्तर बचपन की बजाय। तो आपको पता है कि पूर्व बचपन और किशोरावस्था इन दोनों में वृद्धि की दर अधिक हो जाती है, जबकि उत्तर बचपन की बजाय यहाँ पे, ठीक है, उत्तर बचपन में क्या होता है कि वृद्धि की दर ना बढ़कर उसके कॉन्सेप्ट में विकास होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वो मूर्त कॉन्सेप्ट से अधिक जुड़ने लग जाता है, मूर्त को अधिक पकड़ने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका ड्रॉएमैन टेस्ट एक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बुद्धि परीक्षा। आप मुझे ऑप्शन उसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका है टीएटी परीक्षण किससे संबंधित है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्न में से कौन सी बात सही है। तो विकास व्यक्तित्व के विकास में पूछा जा रहा है, तो कौन सी बात सही है, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, ठीक है। जिस तरह क्या होता है कि आपका विरासत तथा परिवेश का योगदान कैसे बराबर होता है, कि जैसे विरासत क्या है, विरासत को मानिए आपका है अनुवांशिकी, ठीक है, या आपके जीन्स, और परिवेश को मानिए वातावरण। इसका एक और आपका टर्म है जो बहुत साइकोलॉजी में पूछा जाता है। अब अगर आप यहाँ पे क्या है बीएड देते हैं, बीएड का एंट्रेंस हुआ, आपका टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, एस टेट हुआ, उसमें वो हमारा प्रकृति आपका जो एजुकेशन सब्जेक्ट जिसमें भी हो, चाहे वो बीएड हो, नेट हो, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कुछ भी हो, सब में अगर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट अगर आपने बीएड करा है तो ये प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए उतने ही उपयोगी है जितना कि किसी नेट असिस्टेंट टीचर वाले के लिए। परिवेश की अगर बात करी जाए तो विरासत क्या है प्रकृति, परिवेश क्या है आपका वातावरण, ठीक है, ये क्या है वातावरण। बस इसके नाम अलग अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी ऑप्शन दिए उनमें सबसे सटीक जो ऑप्शन बैठता है वो यही है कि योगदान बराबर होता है। वैसा तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि प्रकृति का कितना है या आपका पोषण का कितना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, परिवेश को पोषण भी बोलते हैं। परिवेश क्या है आपका पोषण भी है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ आपका इंटेलेक्ट के प्रतिमान से है। तो गिलफोर्ड का आपको बस इतना पकड़ना है, इसमें से की पॉइंट वो हमारा है कि गिलफोर्ड के, ठीक है, गिलफोर्ड का संबंध किससे है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ। तो याद रखिए कि गिलफोर्ड ने कौन सी थ्योरी दी है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो प्रतीकात्मक समूह का स्मरण, ये हमारा गिलफोर्ड का है। आपको जी तथा एस कारक बताने हैं कि किसके हैं। जी माने जनरल नॉलेज और एस माने है स्पेसिफिकल, ठीक है, बुद्धि के ही है ये जी और एस फैक्टर। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे 9 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्पष्ट तथा स्थायी आत्म आत्म धारणा। यहाँ पे क्या होता है, आत्म धारणा क्या होती है, स्पष्ट नहीं होती, स्थायित्व तो यहाँ होता ही नहीं है किशोर अवस्था में। आज यहाँ है तो कल यहाँ जाने की रहेगी, कल नीचे भी बैक आने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो स्थायी यहाँ पे होता नहीं है। और ये क्या है, नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनमें से दोनों में से यानी स्पष्टता भी नहीं होती और स्थायित्व भी नहीं होता। क्यों, इसीलिए यह इस उम्र को क्या कहा जाता है, इसको गाइडेंस तथा आपके निर्देशन और परामर्श की उम्र भी यही है, जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं। सृजनशील तथा बुद्धि के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 10 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्या है, सृजनशील होने के लिए एक विशेष स्तर तक की बुद्धि का होना आवश्यक है। क्योंकि एक सृजनशील व्यक्ति क्या है, जिसकी बुद्धि लब्धि भी कैसी हो,
सृजनशील व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि प्रतिभा संपन्न हो, ठीक है, किसी की कोटेशन है ये, बट सृजनशील व्यक्ति का बुद्धि लब्धि जो है वो मायने रखती है, मगर ये आवश्यक नहीं है कि सृजनशील व्यक्ति क्या हो, आपका प्रतिभा संपन्न हो। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सृजनशील होने के लिए यह विशेष स्तर तक की बुद्धि है, बुद्धि का होना आवश्यक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया, ठीक है, गणित सॉल्व कर रहा था, उस पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसको युक्ति युक्ति सूझ तथा समझ हल हो गई। इस प्रकार के अदगम को कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अचानक हुआ है, क्या आई है, सूझ। तो अचानक सूझ का सिद्धांत बंदर वाला किसने दिया है, आपको बस इतना याद रखना है, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन होते हैं एजुकेशन में, बट उनकी की पॉइंटों से आप उन्हें के पास तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो 11 का राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सूझ द्वारा अधिगम, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है सूझ द्वारा अधिगम, ये जहाँ है याद रखिएगा, सूझ द्वारा अधिगम। नेक्स्ट चलते हैं। यदि कोई अध्यापक शिक्षण कार्य में अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करता है तो निम्न में से किसको समायोगित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो रहेगा वो है सूझबूझ पूर्ण अधिगम। क्या कर रहा है, अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है। ये क्या करती है कि एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पर ले जाती है। यहाँ पे फ्रेम के फ्रेम के उसमें आपको क्या करना होता है, वर्क करना होता है। वन फ्रेम दूसरी फ्रेम, यानी एक कंप्लीट की दूसरे स्टेप पे आ गए। तो ये कोई सूझ या सूझबूझ अधिगम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो विद प्लानिंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से शिक्षण के कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला है। तो कौन से स्तंभ है, वो है हमारे दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना सीखना, ठीक है, इसको क्या है, समाजशास्त्र से सहारा मिला है। तभी तो होता है कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। मिलान कीजिए, यहाँ पे हमें मिलान करना है कि किसका किससे है। तो यहाँ पे अगर हम मिलान करते हैं और देखते हैं कि किसका किस पर है, तो हम देख पाएंगे। पहला देखिए कि समाजीकरण कहाँ पे होता है। तो आपका समाजीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक समाजीकरण कहाँ होता है, घर में। सहयोगात्मक क्रियाकलाप कहाँ पे होंगे, सहयोग से हम कहाँ कार्य करते हैं, जो हमें सिखाया भी जाता है वो विद्यालय में। प्रजातांत्रिक आचरण हम कहाँ करते हैं, यानी अच्छे प्रजातांत्रिक यानी पब्लिक का, तो वो हमारे राज्यों में, ठीक है। सांस्कृतिक आचरण हम कहाँ करते हैं, तो वो हमारे करते हैं सांस्कृतिक, यानी हमारी जो संस्कृति है उसके हिसाब से हम कहाँ चलते हैं, गाँव में, ठीक है। रीति रिवाज, आपके रहन सहन, वो सभी सांस्कृतिक आचरण का ही पार्ट है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे आपका धर्म नहीं होगा, धर्म की जगह आपका गांव बेस्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके ये सब देखें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी। आधुनिकीकरण का सही अभिप्राय है, तो क्या है आधुनिकीकरण का अभिप्राय, पाश्चात्य संस्कृति अपनाना, ठीक है। पाश्चात्य संस्कृति यानी जो अमेरिकन आपकी अमेरिकन कल्चर है, आपका जो भी आपके विदेशी कल्चर कहे जाते हैं वो सभी पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में खाना, रहना और पहनना, ये सब अगर हम दूसरी संस्कृति जैसा कर लेते हैं तो वही हमारा पाश्चात्य संस्कृति है। ग्रामीण भारत में वर्तमान में सामाजिक स्त्रीकरण को निर्धारित करने में अधिक प्रभाव है। तो यहाँ पे 16 का जो राइट आंसर रहेगा वो है भूमि स्वामित्व का सामाजिक स्त्रीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे स्तर की बात की जा रही है तो भूमि के ही द्वारा होता है। पड़ोसी विद्यालय नीति सफल होगी यदि, तो यदि कैसे, तो ये हमारा राइट आंसर है सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता समान रूप से अच्छी हो, तभी यह नीति सफल हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं।
आपको बता दें कि इस बार क्या है कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो अब जो पीडीएफ हमारी फर्स्ट पेपर के नाम से आएगी, उसमें एजुकेशन न्यू पॉलिसी से संबंधित आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। निम्न में से किसका निर्धारण मुख्य रूप से संस्कृति द्वारा होता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो है सामाजिक सांविका। ठीक है, इसका ही निर्धारण संस्कृति के द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका यहाँ पे कथन है और उसका कारण है विद्यालय त्यागने वाले गरीब परिवारों से गरीब परिवारों में माता पिता अशिक्षित होते हैं। कारण क्या है? जो विद्यालय से लेफ्ट होते हैं यानी विद्यालय छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, वाले गरीब परिवार से हैं। दूसरा कारण बता रहा है कि क्या है कि गरीब परिवारों में माता पिता अशिक्षित होते हैं। यानी जो कथन है उसका कारण क्या है कि माता पिता अशिक्षित होते हैं। तो आपका जो रहेगा वो है हमारा कथन ए और कारक भी दोनों सही हैं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति ही को शिक्षा की क्या है वैल्यू पता नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं। आरक्षण नीति प्रोत्साहन देती है, तो किस चीज का प्रोत्साहन देती है? वह सामाजिक समदृष्टि, आपका है सामाजिक समदृष्टि को। ठीक है, सो अगर समाज में क्या है कि समदृष्टि का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है प्रवेश में आरक्षण। सामाजिक पहलू से पूछा है, तो यहाँ पे ये किससे हो गया? विद्यालय पहलू या शिक्षा से। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका जुड़ा है, पुस्तकों निःशुल्क वितरण और सार्वभौमिक ठहराव, ये भी सब क्या है? सामाजिक पहलू से है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित है? तो यहाँ पे नहीं नहीं पूछा है, यहाँ पे है संबंधित है। तो वह है प्रवेश में आरक्षण, क्योंकि ये सामाजिक पहलू से संबंधित है, क्योंकि यहाँ प्रवेश में आरक्षण किससे मिलता है? कैटेगरी, आपको कैटेगरी में डिवाइड कर करके, यानी ओबीसी है तो इतने मार्क्स लाने होंगे आपका, और आपका एससी एसटी है तो कितने लाने होंगे, ये सब क्या है? सामाजिक डिवीजन है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश काल में शिक्षा अधिक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है विशिष्ट वर्गीय। ठीक है, ब्रिटिश काल में क्या थी कि शिक्षा को विशिष्ट वर्गीय रखा गया था, सभी के लिए नहीं रखा गया था, क्योंकि इतना खर्चा अंग्रेज वहन नहीं कर पाते थे। अंग्रेजों का मोटिव भी यही था कि भारतीयों को शिक्षित नहीं करना, बट अपनी सुविधा के हिसाब से उनको ज्ञान दे देना है, जिससे कि उनकी सुविधा में कोई दिक्कत न आए। निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यतापूर्ण न्यायदर्श नहीं है? तो वो कौन सा है जो संभाव्यतापूर्ण न्यायदर्श नहीं है? वो हमारा स्नोवाल न्यायदर्श। ठीक है, ये कौन सा है आपका? इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर जो रहेगा, कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? तो यहाँ पे देख लेते हैं। शोध नहीं पूछा जा रहा है, ये बहुत याद रखिएगा, पेपर में हमेशा इस जगह टिक कर लीजिएगा। वह विशेषता चर होगी जिसका मानक विचलन का मान 0 से अधिक हो। शोध के शीर्षक में चर, जनसंख्या और शोध विधि प्रदर्शित होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका 24 के पूर्ण जनसंख्या में प्रदंतों का आधार पर प्राचल की गणना की जाती है। न्यायदर्श के संबंध में प्राचल और सांख्यिकी में कोई अंतर नहीं है। तो आपका यह पूछा है सही नहीं है, तो अंतर तो होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर डी। नीचे दिए गए शिक्षा के शीर्षक पढ़ो, तो यहाँ पे हमें कुछ नीचे शिक्षा के शीर्षक दिए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है तथा उन्हें पढ़कर हमें आंसर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे शिक्षा का जो निर्देश है, यूपी राज्य में एसएसए कार्यक्रम का मूल्यांकन, विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर अध्ययन। और दूसरा क्या कह रहा है कि यूपी राज्य में एसएसए कार्यक्रम का, एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म है, कार्यक्रम का मूल्यांकन, विद्यार्थियों के पालकों की एसएसए कार्यक्रम के आपका है प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर अध्ययन।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखना है, तो विद्यार्थियों के पालकों यानी उनकी जो परवरिश कर रहे हैं गार्जियंस उनसे भी है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है सोशियोग्राम में ग्राम में आपका है क्लिक का अर्थ है, तो ये आपके कम्युनिकेशन से आ गया, तो यहाँ पे क्या है सोशियोग्राम क्या है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा क्लिक का अर्थ किससे है, चयन का केंद्र। वैसे भी हम क्लिक कहाँ करते हैं, कोई चीज चयन करते हैं यानी सेलेक्ट करते हैं कि हमें ये चाहिए। परिकल्पना का वह कथन है जो, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऊपर के सभी यानी दो चरों में संबंध बताना है, समस्या के समाधान का बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान है, समस्या का संभाव्य हल है, तीनों ही परिकल्पना का उद्देश्य या कथन होते हैं। क्योंकि परिकल्पना
आपकी यहाँ पे हो जाएगी स्त्रीगत, आपका है यादृच्छिक। ठीक है, क्योंकि हमें क्या होगा, वहाँ जाएँगे तो सही, पर सैंपल जो हम उठाएँगे यानी से अपनी जो पॉपुलेशन लेंगे, वो हमारी यादृच्छिक विधि से होगी, जबकि स्त्रीकृत क्या करा हमने, कॉलेजों को रखा है और यहाँ के वहाँ की पॉपुलेशन को यादृच्छिक विधि से लेंगे। तो इस तरह से स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि क्रियात्मक अनुसंधान प्राय उपयोगी होता है। तो आपका किसके लिए, शैक्षिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए, जितनी भी शैक्षिक प्रक्रिया उनमें सुधार के लिए। कक्षा 12 के विज्ञान कला और वाणिज्य छात्रों की चिंता मापनी और औसत प्राप्तांकों की तुलना करना। ठीक है, 12 के विद्यार्थी हैं, उनकी क्या है, मैं कला वाणिज्य और छात्रों की चिंता मापनी और औसत प्राप्तांकों की हमें क्या करना है, तुलना करना। हमारे पास दो ग्रुप हैं, कला और वाणिज्य के। कक्षा 12 के हैं, बट हमने दो ही वेरिएबल लिए हैं, क्या है, चिंता मापनी यानी उनका जो चिंतन है वो कैसा है, तथा औसत प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो ये हमारे इसके लिए हम जो परीक्षण लगाएंगे वो कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो लगेगा वो हमारा लगेगा टी परीक्षण, क्योंकि दो वेरिएबल यानी दो हमारे पास स्तंभ हों, यानी कंपेयर करने के लिए दो ही पार्ट हों, तब हम टी परीक्षण का प्रयोग करते हैं। 3 से अधिक होते हैं तो हम अनोवा लगाते हैं, 3 भी होते हैं तो भी हम 1 भी अनोवा लगा देते हैं, याद रखिएगा। और एनकोवा जब लगाते हैं जब काफ़ी हमारे पास डायमेंशन होते हैं, यानी काफ़ी हमारे पास वेरिएबल होते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, कौन कौन से कथन है वो देख लेते हैं आपके यहाँ पे, कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है, समस्या का चयन शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण है। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि पहले हम क्या लेते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम पूरा डिजाइन करते हैं, यही इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। बट ये क्या था, कि ये क्वेश्चन क्या था, कि यहाँ पे किसी भी तरह से ए नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, केवल कथन स्पष्ट ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं। आदर्शवाद अधिक संबंधित है, केवल कथन स्पष्ट ही उसमें सही है। आदर्शवाद अधिक संबंधित है, तो आपका 36 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्लेटो। ठीक है, आदर्शवाद से कौन संबंधित है, तो वो हमारे हैं प्लेटो महोदय संबंधित हैं, क्योंकि आदर्शवाद का प्रारंभ किससे माना जाता है, प्लेटो से माना जाता है। नेक्स्ट ये आपका पेयर्स बनाने हैं आपको। तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा, सांख्य की बात की जाए तो ये रहेगा आपका सत्यार्थवाद। ठीक है, सांख्य किससे जुड़ा है, सत्यार्थवाद से जुड़ा है। बौद्धवाद की बात की जाए तो ये किससे जुड़ा है, वो त्रिरत्न से जुड़ा है। वेदांत की बात की जाए तो वेदांत आपका किससे जुड़ा है, अष्टांग योग से जुड़ा है। और जैन की बात की जाए तो वो हमारा किससे जुड़ा है, तो जैन हमारा तत्व मीमांसा से है। ठीक है, जैन हमारा किससे है आपका, जैन हमारा जो है वो हमारा है जैनवाद, वो है हमारा तत्वमसी। तो इस तरह से जो हमारा कूट बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे क्या है आपका है डी का, आपका डी का 4। तो डी का 4 यहाँ पे देखिए, डी का 4 कहाँ पे है, डी का 4 हमें यहाँ मिला, तो हमारा ये रह गया आंसर सी। सांख्य किससे है, सत्यार्थवाद से। बौद्ध किससे है, त्रिरत्न की बात करता है। वेदांत किससे, अष्टांग योग की बात करते हैं, जबकि जैन का किसकी करता है, तत्वमासी की। यहाँ पे चलते हैं ज्ञान मीमांसा। आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो है, ज्ञान मीमांसु मुख्य रूप से संबंधित है। तो मुख्य रूप से कहाँ संबंधित है ज्ञान मीमांसु, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे किससे है, तो वो हमारा है अनुदेशन विधियों से। नेक्स्ट चलते हैं। जो प्रायोगिक रूप से सत्यापित हैं वही सत्य है। दर्शन शास्त्र की कौन सी विचारधारा का इस कथन में विश्वास है, तो आपका जो 39 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है प्रयोजनवाद। स्वयं के लिए जो वह बनाता है वही व्यक्ति है, कौन सा दर्शन इस विचार का समर्थन करता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा अस्तित्ववाद।
ठीक है? आप स्वयं के लिए जो वह बनाता हुआ वही वही होती व्यक्ति है। तो कौन-सा दर्शन है? तो वो है हमारा अस्तित्ववाद, यानी आप जो भी अपने लिए बुनते हैं, आप वही रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मानव व विद्वान, क्योंकि जो हमारे अंदर विचार होते हैं वही रूप धारण करते हैं। मानव व विद्वान आदर्शों का प्रत्यक्षीकरण ही शिक्षा है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा किसका है? स्वामी विवेकानंद का, क्योंकि याद रखिएगा प्रत्यक्षीकरण ही शिक्षा है, यानी जो दिखाई दे रहा है वही शिक्षा है। क्योंकि विवेकानंद के बारे में कहा जाता है जब ये शिकागो में गए थे तो वहाँ से इन्हें वहाँ पे मतलब इनको धर्म गुरु भी कहा जा सकता है विवेकानंद को, क्योंकि आज तक शिकागो जैसा भाषण कोई भी नहीं दे पाया है। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा ने प्रामाणिकता के विकास को शिक्षा का एक लक्ष्य माना है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि शिक्षा का एक लक्ष्य माना है तो वो हमारा रहेगा प्रयोजनवाद। प्रामाणिकता जो प्रत्यक्ष दिख रहा है जिसको आप प्रूफ दे सकते हैं वही क्या है? शिक्षा का एक लक्ष्य है, तो वो हमारा है प्रयोजनवाद, इसने ही माना है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है, तो आपका 43 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है प्रयोजन विधि किसने दी है? तो वो हमारा है किलपैट्रिक। बहुत पूछा जाता है आपका एस्टेट और टेट में कि किसने दिया है, तो वो हमारा किलपैट्रिक। निम्न में से कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे क्या था कि गांधी जी की वार्धा स्कीम आप सबको पता ही है। अगर वार्धा स्कीम की बात की जाए तो उसमें कितने उम्र तक के स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करते थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा 7 से 12। ठीक है, वारदा स्कीम में बस इतना ही आपको याद रखना कि उसमें क्या थी, हस्तकला लिपि पर आधारित थी, यानी बच्चों को हाथों से कोई भी एक्टिविटी सिखा देना, क्राफ्ट बनाना, जिससे कि उनकी रोजी रोटी का क्या हो, मार्ग खुल सके। तो यहाँ पे बात की है गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो आपका है उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, गांधी जी बच्चों को उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम ना देकर आपका जीवोपार्जन कर सकें इतना बनाना चाहते थे। ऐसा कौशल डेवलप करना चाहते हैं, उन्हें कुटीर उद्योग को सुदृढ़ करने पर बल देते थे जिससे बेरोजगारी की समस्या हल हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। दर्शन शास्त्र की कौन सी विचारधारा स्थायी मूल्यों और शिक्षा के लक्ष्यों में आस्था नहीं रखती? तो वो विचारधारा हमारी कौन सी है जो किसमें स्थायी मूल्यों में और शिक्षा के लक्ष्यों में आस्था नहीं रखती? तो वो हमारी विचारधारा जो रहती है वो हमारी रहती है प्रयोजनवाद। ये गद्यांश दिया गया है, इससे हमें रिलेटेड प्रश्नों को बताना है, जो हमारे प्रश्न आपके 50 तक मिलेंगे। चलिए, तो ये यहाँ पे कह ही रहा है कि 46 से लेकर 50 तक आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसका पैसेज का रिवीजन कर सकते हैं। अभी हमें टाइम कम है तो इसलिए हमें शॉर्ट इसे करना होगा। विज्ञान का वह प्रमुख लक्ष्य सिद्धांत है, शायद ही विज्ञान का कम गूढ़ यानी रहस्यमय मूल लक्ष्य प्राप्ति घटना की व्याख्या करना है। इस प्रकार के स्पष्टीकरण को सिद्धांत कहते हैं। बच्चों के अलग अलग व्यवहार की व्याख्या करने की चेष्टा के बजाय वैज्ञानिक मनोविज्ञानी बहुत से अलग अलग व्यवहारों को मिलाकर सामान्य व्याख्याएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए वह बच्चों द्वारा अंकगणित की समस्याओं को हल करने की विधियों की व्याख्या करने के बजाय सभी प्रकार की समस्याओं के समाधानों को सामान्य व्याख्याएं खोजता है। इस प्रकार के सामान्य स्पष्टीकरणों को वह एक समस्या समाधान का सिद्धांत कह सकता है। उस विद्यार्थी को विज्ञान के सिद्धांत निर्माण के मूल लक्ष्य पर परिचर्या आश्चर्यजनक लग सकती है, जिसमें संभवतः यह धारणा विकसित हो चुकी है कि मानवीय क्रियाओं का व्यवहारिक तरीके से मूल्य चुकाना। यदि हमने यह कहा कि विज्ञान का लक्ष्य मानव का सुधार करना है, अधिकांश पाठक शब्दों को जल्दी पढ़कर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, किंतु विज्ञान का मूल लक्ष्य मानव का सुधार करना नहीं है, यह सिद्धांत है। दुर्भाग्यवश इस जटिल कथन को समझाना इतना सरल नहीं है, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। विज्ञान के दूसरे लक्ष्यों की व्याख्या करना, समझाना, भविष्यवाणी करना और नियंत्रण करना कहा गया है। यदि हम सिद्धांतों को विज्ञान का अंतिम लक्ष्य स्वीकार करें तो यह व्याख्या करना और समझाना अंतिम लक्ष्य के
क्या है, अंतिम लक्ष्य के उपलक्ष्य हो जाते हैं। ऐसा सिद्धांत की प्रकृति और परिभाषाओं के कारण है। ये एक सिद्धांत अंतर संबंधित रचनाओं, संप्रत्ययों, परिभाषाओं एवं पूर्व सारों का एक समुच्चय है, जो घटनाओं के चरों में संबंधों का विशिष्टीकरण, घटना व्याख्या करने एवं भविष्यवाणी के उद्देश्य से एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत करता है। एक विद्यार्थी सहमत नहीं होगा कि विज्ञान का मूल लक्ष्य सिद्धांत बनना है, यदि उसे पढ़ाया जाए कि, तो उसे क्या पढ़ाया जाए। आएगी। अगर आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं या लाइव सेशन को देखना चाहते हैं, तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के आप लाइव सेशन से कभी भी जुड़ नहीं सकते। तो अब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।